नमस्कार। आइए आज के इस खास विश्लेषण में एक बेहद रोचक टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस दशकों लंबे प्लेबुक की, यानी उनके जीवन भर की ऐसी रणनीतियों की जिसने उनके बिजनेस और बिहेवियर को आकार दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये सोर्स मटेरियल इस सफर के बारे में क्या बताता है। इस विश्लेषण को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला, रेजिंग अ विनर। दूसरा, नेवर एडमिट डिफीट। तीसरा, सेलिंग द फैंटेसी। चौथा, द ब्रांड एम्पायर। और आखिर में द अल्टीमेट पॉलिटिकल स्टेज। ये पांचों दौर क्वींस के उनके बचपन से लेकर आज के मॉडर्न राजनीतिक मंच तक के सफर को दिखाते हैं। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, रेजिंग अ विनर, द फाउंडेशंस ऑफ द प्लेबुक। यहाँ हम उनके शुरुआती पारिवारिक और शैक्षणिक दौर को समझेंगे। अगर हम सोर्स मटेरियल को ध्यान से देखें तो उनकी जिंदगी के कुछ बुनियादी उसूल शुरू से ही बिल्कुल साफ थे, जैसे जीत हर हाल में मिलनी चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। दूसरा, अपने पहचान बनाने के लिए हमेशा लड़ते रहना। और तीसरा, सबसे अहम उसूल, लोगों को एक फैंटेसी बेचना। यही 3 बातें उनके पूरे जीवन की रणनीतियों का सबसे मजबूत आधार बने। दरअसल इस सब के पीछे उनके पिता फ्रेड ट्रंप का बहुत बड़ा प्रभाव था। सोर्स के मुताबिक उनके पिता उन्हें बचपन से ही एक राजा बनने की सीख देते थे। उनका मानना था कि किसी भी काम में सफल होने के लिए एक किलर बनना पड़ता है, यानी जीत के लिए बेहद आक्रामक। और उसके बाद न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी के सख्त माहौल ने इस नजरिए को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया। इस पूरे विश्वास को एक खास किस्से से और अच्छी तरह समझा जा सकता है। एक बार एक पुल के उद्घाटन समारोह में एक युवा डोनाल्ड ट्रंप ने नोटिस किया कि उस पुल को बनाने वाले मुख्य डिजाइनर को वहां बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया था। उस दिन उन्हें एक बहुत बड़ी सीख मिली, अगर स्पॉटलाइट पाने के लिए खुद नहीं लड़ेंगे तो लोग आपको भुला देंगे। बस यही आगे चलकर उनका सबसे बड़ा मंत्र बन गया। अब आते हैं दूसरे भाग पर, नेवर एडमिट डिफीट, द रिफ्यूजल टू फोल्ड, यानी पीछे हटने से इनकार। चलिए देखते हैं कि 1970 के दशक में ये आक्रामक पलटवार वाली रणनीति आखिर शुरू कहाँ से हुई। बात है 1973 की, जब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ट्रंप मैनेजमेंट पर एक बड़ा कानूनी मुकदमा ठोक दिया। इल्जाम काफी संगीन थे। उनके हाउसिंग यूनिट्स में व्यवस्थित रूप से नस्लीय भेदभाव यानी एंटी ब्लैक बायस के आरोप लगे थे। एक नए बिजनेस करियर के लिए ये बिल्कुल ही हिला देने वाला समय था। पर दिलचस्प बात यह है कि यहाँ उनका रुख माफी मांगने या मुद्दे को चुपचाप सुलझाने का बिल्कुल नहीं था। इसके बजाय उन्होंने उल्टी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। सोर्स मटेरियल क्लियर करता है कि उनका मानना था, अगर एक बार भी हार मान ली तो हमेशा के लिए कमजोरी का ठप्पा लग जाता है। इसलिए पीछे हटने के बजाय लड़ाई जारी रखना ही उनकी रणनीति थी। तो आखिर इसका नतीजा क्या निकला? देखिए, वीडियो बताता है कि आखिरकार उन्हें अपने काम करने के तरीकों में जरूरी बदलाव तो करने पड़े, लेकिन उन्होंने इसे एक व्यक्तिगत जीत के रूप में देखा। क्यों? क्योंकि इस पूरे सेटलमेंट में उन्होंने औपचारिक तौर पर अपनी गलती कभी मानी ही नहीं, और उनके लिए बिना गलती माने निपटारा कर लेना एक ही बहुत बड़ी जीत थी। आइए अब तीसरे हिस्से की तरफ रुख करते हैं, सेलिंग द फैंटेसी, क्राफ्टिंग द इल्यूजन इन मैनहट्टन। ये वो दौर था जब एक बिल्कुल नई और आकर्षक पब्लिक इमेज गढ़ी जा रही थी। यहाँ से शुरू होता है बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का खेल। वीडियो विश्लेषण से समझ आता है कि उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा हो गया था कि न्यूयॉर्क के टैब्लॉइड्स का इस्तेमाल करके खुद की एक शानदार और अमीर छवि कैसे बनानी है। लोगों को फैंटेसीज पसंद आती हैं, सच्चाई से थोड़ी अलग, एक खूबसूरत दुनिया, और उन्होंने खूबसूरती से बस वही बेचना शुरू कर दिया। अब इस रणनीति का एक बेहद चौंकाने वाला और उतना ही दिलचस्प हिस्सा देखिए। सोर्स एक अनोखी दिशा का जिक्र करता है, जहां मीडिया में सकारात्मक खबरें यानी पॉजिटिव न्यूज़ छपवाने के लिए नकली नामों का इस्तेमाल किया गया, और इसमें सबसे मशहूर एलियस या नकली नाम था जॉन बैरन। सच में ये कोट एक दर्ज की गई ऐसी ही फोन कॉल का हिस्सा है। इस कॉल में फोर्ब्स मैगजीन के एक रिपोर्टर से बात करते हुए वो खुद को ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जीक्यूटिव जॉन बैरन बताते हैं। और मकसद क्या था? अपनी ही पारिवारिक संपत्ति को सच्चाई से कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना, ताकि अमीरों की लिस्ट में उन्हें एक बड़ा दर्जा मिल सके। है ना कमाल की स्ट्रैटेजी? इस टेबल को देखिए, यहाँ परसेप्शन और सच्चाई के बीच का अंतर कितना विशाल है।
एक तरफ वो इमेज थी जो दुनिया को दिखाई गई, जिसमें फोर्ब्स लिस्ट के हिसाब से $100 मिलियन की नेटवर्थ बताई गई, और दूसरी तरफ थी वो असली रियलिटी जो बाद में सामने आई कि उस समय असल संपत्ति करीब $5 मिलियन ही थी। पर्दे के पीछे की आर्थिक सच्चाई और लोगों को बेची गई उस चमकदार फैंटेसी के बीच का ये अंतर इस विश्लेषण की सबसे बड़ी कड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, द ब्रांड एम्पायर, द नेम एज द एसेट। ये समय है 1980 और 90 के दशक का, जब खेल पूरी तरह बदल रहा था। आमतौर पर लोग क्या सोचते थे, यही ना, कि जहां भी ट्रम्प का नाम लिखा है वो बिल्डिंग उन्होंने खुद बनाई है और वो उसके पूरे मालिक हैं। लेकिन हकीकत एक स्मार्ट लाइसेंसिंग मॉडल पर टिकी थी। सोर्स वीडियो बिल्कुल साफ समझाता है कि वो अपना नाम दूसरे डेवलपर्स को लाइसेंस पर देते थे। इस तरह बिना अपना पैसा दांव पर लगाए पर्सनल रिस्क कम होता था और प्रॉफिट सीधे जेब में आता था। इससे आम जनता को एक विशाल एम्पायर का एहसास तो होता था, पर असल रिस्क किसी और का होता था। इस छोटे से टाइमलाइन पर नजर डालिए, चीजें और भी रोचक हो जाएंगी। 1989 में उनकी एयरलाइन ट्रम्प शटल और बोर्ड गेम आया, फिर 2005 में एक पूरी यूनिवर्सिटी और 2007 में तो स्टेक्स भी आ गए। मतलब तेजी से उनका नाम बिल्कुल अलग अलग और असंबंधित चीजों पर लगाया जाने लगा। असल में उनका नाम ही खुद में एक ब्रांड और सबसे बड़ा एसेट बन चुका था, जिसे लाइसेंस किया जा रहा था। वैसे हर ब्रांड की चमक कभी न कभी थोड़ी फीकी पड़ती ही है, लेकिन तभी 2004 में रियलिटी शो द अप्रेंटिस ने पूरी बाजी पलट दी। वीडियो बताता है कि कैसे इस एक शो ने न सिर्फ उनके गिरते हुए ब्रांड को नई जिंदगी दी, बल्कि करोड़ों लोगों के सामने उनकी इमेज को एक बेहद ताकतवर और कठोर बॉस के रूप में मजबूती से स्थापित कर दिया। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है। एक ऐसी ब्रांड प्लेबुक जो खास तौर पर रियल एस्टेट और टीवी के हिसाब से बनाई गई थी, आखिर उसने देश के सबसे बड़े राजनीतिक पद तक का लंबा रास्ता कैसे तय कर लिया? दशकों पुरानी ये मीडिया और खुद को बेचने की रणनीतियां एक प्रेसिडेंशियल कैंपेन में फिट कैसे बैठीं? और यही सवाल हमें इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में ले आता है, द अल्टीमेट पॉलिटिकल स्टेज, अप्लाइंग द प्लेबुक टू द प्रेसिडेंसी। यहाँ हम 2015 के कैंपेन और उसके आगे की बात करेंगे। बात 2015 की है, जब वो मशहूर एस्केलेटर से नीचे उतरते हुए उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। ये सिर्फ एक कैंपेन की शुरुआत नहीं थी, वीडियो के मुताबिक ये उनके जीवन भर के लक्ष्य की सबसे बड़ी मंजिल थी। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पहचान और दबदबा पाने का उनका सपना आखिरकार हकीकत बन रहा था। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात पर ध्यान दिलाता है। इस कोट पर गौर कीजिए, मेरे पास बहुत से अमीर दोस्त हैं, पर उन्हें कोई नहीं जानता। ये बस एक लाइन नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी मूल प्रेरणा है। जिंदगी भर ढेर सारा पैसा कमाने के बाद भी आम लोगों की नज़रों में गुमनाम रहना उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। पहचान पाने की शिद्दत ने ही उन्हें इस नए मंच तक पहुंचाया। वीडियो आगे बढ़कर 2020 के चुनाव नतीजों और उस कभी हार न मानने वाली रणनीति के असर का भी इम्पार्शियली विश्लेषण करता है। इसमें प्रमुख रूढ़िवादी नेता चेनी की एक सख्त आलोचना को शामिल किया गया है, जिसमें वो बताते हैं कि चुनाव के बाद हार न मानने की ये जिद कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। सोर्स मटेरियल यहाँ साफ तौर पर सामने रखता है कि इस पूरी प्लेबुक के आखिरी नतीजे बेहद संगीन हो सकते हैं। और अब इस रोचक चर्चा के आखिर में सोर्स मटेरियल हमें सोचने पर मजबूर करने वाले एक बेहद बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या एक ऐसी प्लेबुक जो लोगों को फैंटेसीज बेचने और कभी हार न मानने की सख्त जिद पर टिकी हो, वो आखिरकार उस लोकतांत्रिक प्रणाली को ही तोड़ देगी जिसके भीतर वो चलती है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही बेहतर देगा। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।